नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के ऊपर में कुछ चर्चा करने के लिए। और मृच्छकटिकम की इस व्याख्यान माला में क्रमशः हम नाटक में प्रवेश करते जा रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने काल, कृतित्व, कर्तृत्व आदि की चर्चा करते हुए नाटक के चरित्रों के विषय में जानने का प्रयास किया और उन्हीं चरित्रों में नारी चरित्र को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम क्रमशः पुरुष चरित्रों को जानने की कोशिश करते हैं और तदनुसार ये जो हमारे पुरुष चरित्र हैं, दृश्य चरित्र के रूप में, अर्थात जो मंच पर जिनकी भूमिका है, इनको भी हमने, आप देखें तो सबसे पहले तो दो कैटेगरी की। एक कैटेगरी जो होता है वो पक्ष और दूसरा कैटेगरी विपक्ष। पक्ष से तात्पर्य है जो नायक नायिका का एक एरिया हुआ, और विपक्ष जो कि प्रतिनायकों के वर्ग के चरित्र होते हैं। लेकिन इसमें सविशेष हमने कुछ ऐसे चरित्रों का भी संकलन किया है जो न तो नायक के पक्ष में होते हैं, न ही प्रतिनायक के पक्ष में होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी कथा है, उनकी अपनी व्यथा है, अपनी पीड़ा है, अपने संघर्ष हैं, लेकिन दोनों चरित्रों के मध्य में वह भी चरित्र अपनी कहानी लेकर के चलता रहता है। तो पहले हम नायक पक्ष के चरित्रों को जान लें। सूत्रधार, जिसकी चर्चा अभी नटी के क्रम में हमने की थी। सूत्रधार जो कि पूरे नाटक का संचालन करता है, प्रबंधन करता है। इंग्लिश में हम इसे मैनेजर भी कहते हैं और डायरेक्टर भी कहते हैं। लेकिन सूत्रधार पूरे मूल नाटक का पात्र नहीं होता, अर्थात जहां से मूल घटना प्रारंभ होती है, जहां से जिस नाटक के ऊपर में हम विमर्श करते हैं, उसका हिस्सा सूत्रधार और नटी नहीं है। सूत्रधार केवल सूचना प्रदान करने वाला होता है, लोगों के सामने नाटक को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है। प्रायशः सूत्रधार का संबंध या सूत्रधार का साक्षात्कार या सूत्रधार का आमना सामना नाटक के मूल चरित्रों से नहीं होता। कभी कभी कहीं यदि विदूषक हो तो होता हो, अन्यथा नहीं होता किसी से। जो दो चार प्रमुख नाटक हैं आप लोग सभी जानते हैं। न तो मुद्रा राक्षसम में सूत्रधार का साक्षात्कार चाणक्य, चंद्रगुप्त राक्षस आदि से होता है, न ही अभिज्ञान शाकुंतलम में होता है, या न ही किसी अन्य ऐसे नाटक में जो प्रमुख नाटक है उसमें प्रमुख चरित्रों का संबंध होता है। लेकिन इसके माध्यम से हम नाटक के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। तो तदनुसार यह एक पुरुष पात्र है। दूसरा है चारुदत्त, नाटक का नायक है। क्या है, कैसे हैं, इसके विषय में आगे जानेंगे। लेकिन सामान्य सूचना यही है कि चारुदत्त एक दरिद्र ब्राह्मण है जो शुरू में बहुत ही धनी था, लेकिन व्यापार में दुर्घटना के कारण उनका जो सारा का सारा जो वैभव है या सारी संपत्ति थी वो विनष्ट हो जाती है और बेचारा दरिद्रता को प्राप्त होता है। और उसी की वो दरिद्रमय जो जिंदगी है, दरिद्रता पूर्ण जो जिंदगी है, उसी की व्याख्या, उसी की कहानी आगे चलती है कि उसमें भी इनको, जैसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, उसी प्रकार से इनके साथ भी यह होती है कि एक तो दरिद्र है और उसके ऊपर भी इसकी ऐसी दुर्दशा होती है कि वो दया के पात्र होते हैं, सहानुभूति के पात्र होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अपना नायकत्व बनाए रहता है। हम इनके ऊपर में जो प्रमुख चरित्र है, इनके ऊपर में भी आगे विश्लेषण करेंगे कतिपय उदाहरणों के माध्यम से। अभी केवल परिचय मात्र यहां पर दिया जा रहा है। दूसरा है मैत्रेय। मैत्रेय विदूषक का नाम है। यह भी एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम क्या है। लिख दिया माधव्य, वसंतक, मैत्रेय या और कोई वसंत नाम दे दिया। अब आप ढूंढते रहे कौन कौन है इसका चरित्र। तो हमें ध्यान रखना होता है यह मैत्रेय है। मित्रों, मैंने कई बार चर्चा की है कि मृच्छकटिकम को आधार बना करके एक बड़ा ही प्रसिद्ध सिनेमा एक बना था, उत्सव। जिस उत्सव में मैत्रेय की भूमिका, जो अपने बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उन्होंने, हरीश पटेल ने इसकी भूमिका निभाई थी।
और वो अच्छी तरह से वो दृश्य जो हो सामने आ रहा है, बड़ा अच्छा, बड़ा ही सुंदर वह प्रस्तुति थी। और उत्सव नाटक भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को देखें इसके माध्यम से, ताकि उसी 3 घंटे में मृच्छकटिकम की समग्र कहानी को आप समझ लेंगे। बड़े सुंदर गाने भी हैं, जिसमें लता और आशा का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को आदि। तो ये मैत्रेय जो है विदूषक है। विदूषक का कार्य आप लोग सभी जानते हैं कि ये हास्य की उत्पत्ति करता है, और हास्य की उत्पत्ति करते हुए ये नायक और नायिका के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। यहां की बात उधर ले जाना, उधर की बात इधर ले जाना, या झूठा आदि बोल करके एक दोनों के बीच में एक दोनों में संबंध उत्पन्न करना। लेकिन विपत्ति के क्षण में सदैव नायक के साथ रहना, नायक की समस्या के समाधान का मार्ग हंसते खेलते ढूंढ लेना। और जैसा आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा है उस विदूषक को कि किस प्रकार माता के बुलाए जाने पर विदूषक ही पुत्र बनकर जाता है, चूंकि दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय व्यापार बढ़ता रहे। इसी प्रकार दुष्यंत का संदेश लेकर के 5वें अंक में हंसपदिका के पास विदूषक आता है, या 6ठे अंक में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी विदूषक को पाते हैं कि जो दुख का क्षण है उनके उस समय विदूषक साथ है दुष्यंत के। अस्तु, तो यहां पर भी विदूषक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, मैत्रेय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मेजर कैरेक्टर की बात करता हूं मैं, या हम आप करें, तो चारुदत्त, मैत्रेय, शकार, ये जो 3 प्रमुख है, और वसंत सेना, ये 4 प्रमुख चरित्र हैं जो पूरे नाटक के वातावरण पे छाया रहता है। संवाहक है, ये संवाहक एक अच्छे खासे गृहस्थ का पुत्र था, लेकिन बेचारा ये भी किसी कारणवश जुआ आदि खेलने लगता है। ये चारुदत्त का पूर्व सेवक भी था। जुआ खेलता है, जुआ में हारता है, जुआ में पिटाई होती है, वसंत सेना इसकी रक्षा करती है, और उसके बाद यही संवाहक जो है वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है, जो बाद में जो तथाकथित जिसकी हत्या कर दी थी शकार ने, तो संवाहक उसे बचाता है। और वो जो पूरी कहानी है कि चारुदत्त को फांसी लगने वाली है, जहां चलो जल्दी वहां चलो, तो संवाहक ही उसको साथ ले जाता है। लेकिन वहां पर संवाहक नहीं रहता, वहां पर संवाहक बौद्ध भिक्षु बना रहता है। वर्धमानक ये चारुदत्त का यानवाहक है, गाड़ीवान जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। और अभिसार के लिए 6ठे अंक में यह वर्धमानक ही है जो चारुदत्त के कहने पर वसंत सेना को पिक करने के लिए जाता है, ताकि पुष्प करंडक जो उद्यान है जिसमें प्रतीक्षा कर रहा होता है चारुदत्त से वहां मिलन हो। लेकिन दुर्भाग्य से वह गाड़ी परिवर्तित हो जाती है, और वर्धमानक की इस गाड़ी में आर्यक जो है वो बैठ जाता है, और वसंत सेना किसी और गाड़ी में बैठती है। एक सबसे प्यारा मैं कह सकते हैं कि मन को लुभाने वाला एक चरित्र है रोहसेन, जो कि चारुदत्त और धूता का पुत्र है। मैंने धूता का नाम इसलिए लिया कि बार बार उसका परिचय चारुदत्त का पुत्र दिया जाता है, लेकिन एक ही नाटक में यदि 2 नायिका हो तो भ्रम उत्पन्न हो जाता है किसका पुत्र, और नहीं भी तो ऐसे पुत्रों का अभिज्ञान उनकी माता से होना चाहिए। यही कारण है कि महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वदमन का अभिज्ञान शकुंतला के माध्यम से करवाया। विक्रमोर्वशीयम में आयुष का अभिज्ञान उर्वशी के माध्यम से होता है, पुरुरवा या दुष्यंत के माध्यम से नहीं। तो इसलिए मैं सविशेष यहां यही कहना चाहूंगा कि यह रोहसेन जो है धूता और चारुदत्त का पुत्र है, और इसी के उस कह सकते हैं कि रोना धोना आदि से अभिभूत होकर के, या उनको शांत करने के लिए 6ठे अंक में जो वसंत सेना है अपना सारा आभूषण उतार करके रोहसेन की गाड़ी में रखती है, जो गाड़ी मिट्टी की गाड़ी है, और वहीं पर जो मृच्छकटिकम नाम है उसकी अनवर्थता प्रकट होती है। तो रोहसेन की भी कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त भूमिका है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका है। रोहसेन नायक पक्ष का एक अन्य पुरुष चरित्र है। इसके बाद नायिका पक्ष है। नायिका पक्ष के भी कुछ चरित्र हैं, जैसे कर्णपूरक, यह वसंत सेना का सेवक है। अभी हमने चर्चा की थी कि बौद्ध भिक्षु बने हुए संवाहक के ऊपर में जब एक हाथी आक्रमण करता है तो उस हाथी से संवाहक की रक्षा कर्णपूरक करता है। यह वसंत सेना का सेवक है।
एक और सेवक है चेट। देखिए, चेट नाम से कई मिलते हैं। अभी प्रतिनायक पक्ष में भी आप देखेंगे कि एक चेट आएगा। हमारे लिए यहां पर यह है कि ये सारे कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं मंच पर विद्यमान होता है, तो ये वसंत सेना के पक्ष का चेट है। एक है बंधुल। ये बंधुल वेश्यापुत्र है और वसंत सेना का आश्रित है, वसंत सेना के साथ रहता है। लेकिन इस चरित्र के माध्यम से हमें समाज के उस पक्ष की ओर ध्यान जाता है कि ऐसे जो गणिकाएं होती थी, जिनके अब पुरुषों के साथ अवैध संबंध के बाद जो उत्पन्न होने वाली संतति थी, वह संतति भी समाज में रहता था, लेकिन उस संतति को आइडेंटिटी नहीं थी। तो इसलिए उनका जो जीवन था वो उसी प्रकार से अनाथ जीवन होता है। और तदनुसार ये बंधुल जो है ये वसंत सेना के साथ ही वसंत सेना के आश्रित बन करके रहता है। नाटक का एक चरित्र है। विट। देखिए, विट नाम से भी दो चरित्र है, जो अभी फिर चर्चा करूंगा कि प्रतिनायक पक्ष का विट है। ये विट जो है ये वसंत सेना का श्रृंगार सहचर। अब या तो हेयर डिजाइनर कह लें या हेयर ड्रेसर कह लें, मेकअप मैन कह लें, अर्थात वसंत सेना का श्रृंगार सहचर से तात्पर्य यानी वसंत सेना को सजाना संवारना आदि जो है उसमें वह कार्य करता है, तो विट है। और यदि विट ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि पुराने काल में भी पुरुष स्त्रियों के श्रृंगार प्रसाधन आदि के कार्य में सहायक होता था, जिस प्रकार आज हम देखते हैं सर्वत्र। कुंभिलक, यह भी एक चरित्र है वसंत सेना का सेवक। मित्रों, अगर आप समग्रता से देखें तो सेवक वर्ग जो है वो कुछ ज्यादा है। और हमेशा यह ध्यान रखें कि यदि साहित्य में सेवक वर्ग है तो वह ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है। अगर वह चतुर्थ वर्ग का है तो मृच्छकटिकम कार ने किस प्रकार समाज के अत्यंत उपेक्षित जो व्यक्ति है उनको आइडेंटिटी अपने नाटक में दे रहा है और उसके आधार पर अपने कथानक का ताना बाना बुन रहा है। यह इस नाटक की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता बनकर उभर कर आती है। जबकि अन्य जितने भी नाटक आप पढ़ेंगे उसमें एक से एक दिव्य चरित्र आपको मिलेंगे। ऐसा कोई भी नाम नहीं मिलेगा जो कि बड़े ऊंचे खाते पीते घर के ना हो। और तभी जब बार बार मैं चर्चा करता हूं कि कीथ ने कालिदास के काव्यों के ऊपर में टिप्पणी करते हुए कहा था कि आम व्यक्ति का जीवन जो है का संबंध हम कालिदास में नहीं देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कटु सत्य प्रतीत होता है। यद्यपि सांकेतिक वर्णन है, लेकिन मृच्छकटिकमकार शूद्रक ने उनको एक आधार भूमि प्रदान की। कहां आप देखिए, एक दरिद्र ब्राह्मण को नायक बनाया जाता है, वेश्या पुत्री को नायिका बनाया जाता है, ब्राह्मण चोरी का कार्य कर रहा है और जो शूद्र है वो राजा बन रहा है। कहां भारत के उस यथार्थ का चित्रण इसमें नहीं है। और तभी मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय समाजवाद का अगर प्रतिच्छवि देखनी हो तो वह मृच्छकटिकम है, जिसमें हमारे आपके चतुर्दिक रहने वाले हर वर्ग के लोग इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं और उनके माध्यम से कहानी का जो व्यापार है वह आगे बढ़ता है। अब है, मैं अभी प्रतिनायक पक्ष की चर्चा सबसे बाद में करूंगा, लेकिन जो मूल ऐसे चरित्र हैं जो कि निरपेक्ष हैं, अपक्ष हैं, जो किसी खास के खास नहीं है, लेकिन अपनी मूल भूमिका से अपनी उपस्थिति पूरे नाटक में स्थापित करता है, ऐसे में चार चरित्र हैं। और वह है शर्विलक, जिसकी चर्चा पहले भी हमने की थी मदनिका के क्रम में। यह एक साहसी ब्राह्मण है। अब ये जो साहसी शब्द है इसके दो अर्थ है। पहला अर्थ मैंने पहले स्पष्ट किया होगा कि संस्कृत में साहस शब्द का एक अर्थ है चोरी करना, डकैती करना आदि, मारपीट लूट आदि करने वाला जो है उसको साहसी कहा जाता है। और दूसरा जो आधुनिक अर्थ हम आप सभी ले लेते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखते हुए चुनौतियों का जो सामना करने वाला होता है उसे हम साहसी कहते हैं। तो दोनों अर्थ में शर्विलक, एक तो चोरी का कार्य करता है, ब्राह्मण है, और दूसरा कि भाई खुलेआम चोरी करता है तो उसका भय नहीं है कि पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन चोर बनाया किसने?
तो प्रेमिका मदनिका ने, और शर्विलक मदनिका का प्रेमी है। दो छोटे छोटे और चरित्र हैं, वो है माथुर और दरदुरक। मित्रों, माथुर टाइटल नहीं, ये कैरेक्टर का नाम है। यद्यपि मथुरा प्रदेश में जो रहने वाले होते हैं उनको प्रायशः माथुर कहा जाता है, तो इस दृष्टि से हम उस काल में अगर ऐसा माथुर चरित्र है तो इसका संबंध हम मथुरा प्रदेश आदि से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यह विषय नहीं है। विषय यह है कि माथुर नामक एक चरित्र है जो कि सभी का है प्रधान द्यूतकर है, अर्थात जो जुआ खेलने वाले होते हैं। अब जरा देखिए, संवाहक भी द्यूतकर था, माथुर द्यूतकर आ रहा है, और एक और द्यूतकर है दरदुरक, जुआ खेलने वाला। अब देख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार यह एक प्रधान, चाहे क्रीड़ा कहें या मनोरंजन कहें, या इनको आप नेगेटिव इंटोनेशन लेकर लें कि द्यूत खेलना, जुआ खेलना बुरा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद महाभारत जैसी कहानी को सुनने के बाद, नल दमयंती की कहानी को सुनने के बाद, और वेद के उस प्रामाणिक सूत्र को जानने के बाद कि अक्षयरमा दिव्य कृषिमित कृषस्व, तब भी उस समाज में जुआ विद्यमान है। इसलिए व्यक्ति शास्त्र का जीवन में अनुसरण नहीं करता। जीवन में तो अपना जो मनोरंजन होता है, मन जहां चला जाए वही हमारे लिए प्रधान होता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो अस्तु। उस समाज में भी जुआ एक प्रधान क्रीड़ा है, प्रधान मनोरंजन है। जीत हार होती है, मारपीट होती है। अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं, जो हारता है जुआ में, यदि वह पैसे नहीं देते तो उनके जीवन पर बनाता है। और ये समाज के उस यथार्थ को बड़े ही सहज और सरल तरीके से मृच्छकटिकमकार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और तदनुसार आप पाएंगे कि एक प्रधान द्यूतकर है, दरदुरक सहायक द्यूतकर है, जो संवाहक है वो विपक्षी द्यूतकर है। संवाहक हार जाता है, उसके ऊपर में पैसे मांगने के लिए माथुर और दरदुरक उसके ऊपर टूटता है। वह अपनी जान बचाते हुए भागता है, मंदिर भागता है, वहां से भी पकड़े जाने का भय होता है। तो भागते भागते वसंत सेना उसके पास जाता है, वसंत सेना उसकी रक्षा करता है और माथुर दरदुरक को उसके जीवन से बाहर निकालता है। तो यह भी बड़ा एक सुंदर, एक रोचक कथानक है। मित्रों, ये सारे के सारे हमारे प्राचीन समाज का सत्य है, जिसका चित्रण हम मृच्छकटिकम में पाते हैं। चतुर्थ जो अपक्ष निरपेक्ष चरित्र है वह है आर्यक। यद्यपि शर्विलक को अगर हम देखें तो एक हमें ऐसा लगता है कि शर्विलक का जो इंक्लिनेशन है चारुदत्त की तरफ हो सकता है, उसी प्रकार आर्यक का जो इंक्लिनेशन है वो चारुदत्त के लिए है। आर्यक गोपालक है, राज्य का जो राजा है पालक उसको बंदी बनाता है और बाद में राजा बनता है। बार बार ये कहानी आ चुकी है, संदर्भ में चूंकि सुनाना पड़ता है। लेकिन ये आर्यक आप पाएंगे पुनः कि यह वस्तुतः चारुदत्त के ही खेमे से कह सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि चारुदत्त के खेमे से है। वो पूरा नाटककार का ऐसा मंतव्य नहीं है। वो तो गलती से जो वर्धमान चेट जो गाड़ी लेकर के जाता है, उस गाड़ी में बैठ करके यह चारुदत्त के पास पहुंच जाता, जहां चारुदत्त से उसकी बातचीत होती है, उनकी दोस्ती बनती है, और वही आर्यक बाद में जाकर के जो चारुदत्त को लगने वाली फांसी है उस फांसी से उसको बचाता है। तो ये मित्रों, ये चार एक ऐसे चरित्र हैं जो केंद्रीय रूप में आप पाएंगे नाटक में। यद्यपि आर्यक जो है एक दूसरी जो पैरेलल कहानी चल रही है उसका चरित्र है, क्योंकि दो कहानी चल रही है, वसंत सेना और चारुदत्त की कहानी प्रणय की, और दूसरी कहानी चल रही है कि राजनीतिक जो विप्लव है उसकी कहानी चल रही है, जिसका नायक आर्यक है। अब प्रतिनायक पक्ष के लोगों को देखें, इनमें भी ढेर हैं, और वैसे भी प्रतिनायक में संख्या ज्यादा ही होती है लोगों की। शकार जो संस्थानक है और पालक का श्याल है, साला है। ये साला किस रूप में है? ये एक तरह से कह सकते हैं अवांछित है, अवैध जो पत्नी है, इलीगल वाइफ जो है पालक की, उनका भाई है शकार। और यही कारण है कि उसको एक सामान्य सी उनको
नौकरी दे डाली है शकार को ताकि किसी प्रकार का ये विरोध न करे। विट, अभी हमने चर्चा की थी विट की, जो कि वसंत सेना का श्रृंगार सहचर था, लेकिन यह विट एक प्रधान चरित्र है, केंद्रीय चरित्र है, जो प्रायशः हर क्षण शकार के साथ रहता है। और ये दोनों प्रथम अंक से ही पीछा करना शुरू करता है वसंत सेना का। तो उस समय विट आपको एक विलेनियस रोल में लगेगा। लेकिन जब वसंत सेना की गला घोंट करके शकार हत्या कर देता है तो उस समय विट उसका विरोध करता है। तो इस रूप में विट कहीं ना कहीं एक सुलझे हुए हृदय वाला व्यक्ति दिखता है। मजबूरी वश, लाचारी वश वो हो सकता है शकार का साथ दे रहा हो, लेकिन उसका हृदय कभी इस चीज को स्वीकारता नहीं और उसको उचित नहीं मानता। उसी प्रकार एक पुनः ये जो चेट है, एक और वही शकार का सेवक है, आम काम करने वाला। एक दूसरा चेट है स्थावरक, जो कार्य वर्धमानक चारुदत्त के लिए करता है वही कार्य जो शकार के लिए स्थावरक है। यह भी गाड़ीवान है, गाड़ी चलाने वाला है, बैलगाड़ी चलाने वाला है, यानवाहक है। तो जब वर्धमानक गया था जिस दिन चारुदत्त के कहने पर वसंत सेना को लाने के लिए, उसी दिन उसके पीछे यह गाड़ी खड़ी थी और भीड़ के कारण या किसी प्रभाव के कारण, किसी कारण से वर्धमानक की गाड़ी वसंत सेना की गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ जाती है पार्किंग में और वसंत सेना के घर के सामने इस स्थावरक की गाड़ी खड़ी होती है। वसंत सेना जल्दी से तैयार होकर के दौड़ी दौड़ी आती है, बिना सोचे समझे कि यह किसकी गाड़ी है। वो इस गाड़ी में बैठे जाती है, स्थावरक की गाड़ी में, और ये गाड़ी इसको लेकर के शकार के पास पहुंचती है, जहां पर शकार के बार बार प्रपोज किए जाने पर, इंसिस्ट किए जाने पर उनकी बातों को नकारती रहती है वसंत सेना, और अंत में क्रोध में आकर के वसंत सेना की वही तथाकथित शकार जो है गला घोंट देता है। तो यह स्थावरक चेट उस जगह पे इसकी एक संक्षिप्त भूमिका है। वीरक और चंदनक दो नगर रक्षक है। यद्यपि ये दोनों नगर रक्षक है, अर्थात ये पालक के पक्ष का हुआ, तो ये प्रतिनायक शकार के भी पक्ष का होता है, लेकिन ये दोनों भी इन दोनों को भी बुद्धि आती है बाद में। ये भी इसमें से एक आध जो है वो कार्य छोड़ करके अपने दूसरी जिंदगी में चले जाते हैं। ये चंदनक और वीरक है। श्रेष्ठी, अब ये जो छोटे छोटे चरित्र हैं, यह एक सेठ होता है, और जब आधिकरणिक जो न्यायाधीश है, जो वो वाद निर्णय करता है, तो उस वाद निर्णय में यह श्रेष्ठी आधिकरणिक का सहायक बनता है। इसी प्रकार आधिकरणिक, जैसे कि आज की भाषा में न्यायाधीश कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं, वो है। शोधनक है जो न्यायालय का सेवक है। कायस्थ है जो न्यायालय का लेखक, जिसे हम शायद पेशकार आदि के संदाज के संदर्भ में कह सकते हैं, यह भी चरित्र है। और एक चरित्र है चांडाल, दो चरित्र, जो कि चारुदत्त को शूली पर फांसी पे चढ़ाने वाला है। तो ये छोटे छोटे सहायक चरित्र हैं। चंडाल को से आप लोगों को ध्यान आया होगा, मुद्रा राक्षसम का चांडाल, जो कि 7वें अंक में राक्षस को शूली पर चढ़ाने का आयोजन करता है। लेकिन दोनों में एक ही समानता यह है, दोनों जगह जो है एक तरह से यह लगता है जैसे कि फेक, एक वहां पर तो फेक है, वहां पर तो कृत्रिम है, बनावटी चांडाल है, बनावटी शूली है, बनावटी सारी चीजें हैं। यहां पर यद्यपि सत्य है कि वास्तव रूप में चारुदत्त को फांसी पर चढ़ाने के लिए लाया जाता है, लेकिन अचानक जो राजा का आदेश, राजा का निर्देश आता है, उसमें चांडाल को अपने कार्य करने का अवसर नहीं मिलता, तो और चारुदत्त की रक्षा होती है। ये कुछ चरित्र थे जिस चरित्र का हमने आपके सामने परिचय दिया, और पूरे के पूरे 10 अंक इन्हीं चरित्रों के आधार पर आगे बढ़ता है, अवसान को प्राप्त होता है, उपसंहार तक हम पहुंचते हैं। अब रही आपके सामने कुछ और बातें मैं रखूं, और वह बात यह है कि ये जो चरित्र हैं, इनमें से 2-4 चारित्रिक जो विशिष्ट चरित्र हैं, अब उनके ऊपर मैं टिप्पणी कर दूं, फिर उसके बाद हम क्रमशः अंक के अनुसार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो नायक है वह चारुदत्त है। वो धीर प्रशांत कोटि का होता है, सामान्य गुणों से युक्त होता है और धीर प्रशांत है। अगर हम चारुदत्त के संदर्भ में देखें
तो सही में ना तो यह धीरोदात्त कोटि का, और ना ही यह धीरोद्धत कोटि का, और ना ही यह धीर ललित कोटि का नायक होता है, प्रतीत तो होता है। इसलिए इसे धीर प्रशांत नायक की कोटि में समीक्षकों ने रखा है। बल्कि अगर आप 4 प्रकार के नायकों की जब चर्चा करते हैं और पूछा जाता है कि सारे नायकों का एक एक उदाहरण दें, तो हमें धीर प्रशांत कोटि के लिए चारुदत्त का नाम स्मरण रखना होता है। देखिए, ये इतना अधिक यश के प्रति कीर्ति चाहता है। चारुदत्त नहीं चाहता कि उसकी कीर्ति धूमिल हो। ये इतना अच्छा व्यक्तित्व है कि किसी भी प्रकार की विरोधी गतिविधि में यह नहीं रहता। हर व्यक्ति के प्रति इनका जो है बड़ा ही सहज, सरल और सामान्य प्रेम भरा भाव है। इसलिए इनकी पंक्ति है कि जब इनको फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाता है, तो सारे जो आसपास इनकी जो पत्नी हैं, पुत्र हैं आदि सारे लोग जो है दुखी हैं और आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि फांसी लग जाएगी। और ये खुद सांत्वना सबको देता है और ये कहता है कि देखो, मैं मृत्यु से नहीं डरा हुआ हूं, न भीतोस्मि मरणादपि केवलम दूषितम यश। कि मुझे डर किस चीज से है कि मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो यश है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरी जो प्रसिद्धि है, उसमें ना दोष उत्पन्न हो। अर्थात लोग मुझे कोई यह नहीं कहे कि यह बुरा आदमी है, ये कोई ना कहे कि मैंने वसंत सेना को मारा इसलिए मुझे फांसी की सजा हुई। मुझे दुख इस विषय का है, मैं मौत से नहीं घबराता। और श्रेष्ठ व्यक्ति वही होते, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में। तो ये जो चीजें हैं कि ऐसी मुसीबत के क्षण में भी अपने यश के लिए है, मृत्यु से नहीं भय खाता, तो इससे चारुदत्त के चरित्र का बोध होता है कि न भी तो उसमें मरणादपि केवलम दूषितम यश। दूसरा, इस व्यक्ति ये जो बड़ा ही भाग्यवादी है, चारुदत्त अत्यंत भाग्यवादी है। बार बार आप देखेंगे मंच पर जब आएगा तो 2 ही प्रकार की बात करता है, या तो अपनी दरिद्रता की बात करता है या भाग्य की बात करता है। और उसी भाग्य की स्थापना करते हुए कहता है कि भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, कि भाग्य से ही धन आते हैं, धन जाते हैं। मित्रों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समाज के 2 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में सर्वाधिक विमर्श किया है, और वो जो दोनों विमर्श हैं, जो दोनों विषय हैं, वे हैं भाग्य और कर्म। हमने मुद्रा राक्षसम में भी देखा था भाग्य और कर्म की चर्चा, यहां पर भी भाग्य की चर्चा देख रहे हैं। हम इस विषय को आगे भी बढ़ाएंगे, इन चरित्रों की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, और एक नए विमर्श के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस आशा के साथ मैं यहां विराम लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।